मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारों में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ संतोष सिंह और मुसाफिर हूँ यारों कार्यक्रम के दौरान हम आपको आज बिहार के सबसे कह सकते हैं कि मजदूरों का पलायन जहाँ जिस इलाके से होता है, आज हम उस इलाके में हैं। जी, हम बात कर रहे हैं मधुबनी ज़िले की। हम बात करें जो मधुबनी ज़िले के अंधराठारी ब्लॉक का ये इलाका है और बिहार में सबसे ज़्यादा अगर मजदूरों के पलायन की बात होती है तो दरभंगा, मधुबनी, ये इलाके काफ़ी प्रभावित इलाके हैं और बहुत बाढ़ की वजह से यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर आपको दूसरे राज्यों में जाते हैं। ये तमाम जो हमारे पीछे मजदूर खड़े हैं ये लॉकडाउन के दौरान ही वापस लौटे हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्यों गए थे और कभी इन्होंने सोचा था कि इस तरह की स्थिति बन सकती है, क्योंकि एक बड़ी बात है और ये समझने की ज़रूरत है कि ग्रामीण रोजगार की तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन वो रोजगार के वो अवसर क्यों नहीं गांव तक पहुंच पा रहा है, जिस वजह से ये लोग गांव छोड़कर दिल्ली, पंजाब और दूसरे दूसरे राज्य में जा रहे हैं कमाने के लिए। ज़रा ये बताइए कि अभी भी गांव में रोजगार की स्थिति क्या है, मतलब क्यों आप लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं? रोजगार नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है, गांव में तो कोई रोजगार है नहीं। कोई भी नहीं चाहता है कि मैं अपने गांव छोड़ करके कहीं बाहर जाऊं। हर आदमी सोचता है कि मैं अपने बीवी बच्चे अपने फैमिली के साथ रहूं, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा रोजगार है नहीं। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए और जैसे भी कुछ काम घर पे पैसे की होती है तो यहाँ पे तो पैसे मिलता नहीं है, तो इसलिए हम लोग को जो है बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि हर आदमी कुदाल नहीं चला सकता है, हर आदमी हल नहीं चला सकता है। तो यहाँ कुदाल छोड़ के और हल चलाने के सिवा तो और कुछ काम है ही नहीं। तो क्या कर सकता है, मजदूर तो जाएगा ही बाहर। तो इसीलिए हम लोग को जाना पड़ता है बाहर। मतलब और कोई और रोजगार समझ में नहीं आ रहा है या कोई गुंजाइश नहीं है? गुंजाइश ही नहीं है। समझ में क्यों नहीं आएगा, समझ में तो बहुत आता है, लेकिन गुंजाइश नहीं है। उतने पैसे नहीं है जो मतलब मैं अपना खुद का रोजगार कर सकूं, उतना पैसे हर आदमी के पास तो है नहीं। तो इसीलिए जाना पड़ता है कि जो कम से कम बच्चे को शिक्षा मिले, अपना फैमिली ठीक से चले। जो भी पैसा मिलता है, जो भी उसमें अपना काम चलाना पड़ता अभी है। आप कहाँ काम कर रहे थे? मैं दिल्ली में काम करता हूँ। मैं एक ड्राइवर हूँ। और जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन 24 तारीख को हुआ। 25 तारीख को मैं वहाँ से निकल गया हूँ। 7,000 रुपया दे करके, मतलब 35,000 रुपया में एक टैक्सी बुक किया था। 5 आदमी उसमें बैठ के मैं आया हूँ और 1 महीने हो गया, 1 महीना से एक्स्ट्रा ही हो गया है। अभी तक बैठ करके यहाँ पे रह रहा हूँ। कोई पैसे का, कोई हर चीज़ का यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही है। तो पता नहीं अब कब तक लॉकडाउन खुलेगा और कैसे काम चलेगा, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, लेकिन जो सरकार की तरफ से घोषणाएं की गई हैं कि हम मदद करेंगे, वो मदद का क्या है? मतलब कि खाते में पैसे आने की बात हुई थी, फिर चावल गेहूं देने की बात हुई थी, वो गांव के स्तर तक क्या उसकी क्या स्थिति है? सर 1,000 रुपया दे देते हैं, ठीक है, 1,000 रुपया दे दिए। एक चीज़ बताइए, यदि आप एक बच्चे को फीवर हो जाए, आप दवा लेने के लिए पहुंच जाए, तो क्या मतलब 1,000 रुपया में आपको दवा मिल जाएगा क्या? ये तो एक मतलब बिहार सरकार का कोई अच्छा कदम नहीं है। इसके लिए हाँ, चावल मिल रहा है, तो चावल गेहूं और 1,000 रुपया से क्या होगा? इससे थोड़ी ना ज़िंदगी कट सकता है। आप शिक्षा की बात करें, आप अभी जैसे कि जो जैसे मैं दिल्ली रह रहा हूँ, अभी बच्चे का बुक का ज़रूरी है, कापी का है ज़रूरी है। आप 1,000 रुपया लेकर के जाइए, आप क्या सब ले सकते हैं? साग सब्जी आप खरीद देंगे अपने परिवार के लिए या अपने बच्चे के लिए क्या लेंगे? आप खुद ही, आप ये चीज़ आप खुद भी सोच सकते हैं। लेकिन सरकार तो समझती है कि चलिए हमने राहत हमको पहुंचा दी। राहत सरकार तो ऐसे ही सोचती है। ये राजनीतिक वाली बात तो मुझे नहीं आता है जो मैं इस सब चीज़ में पढ़ूँ, लेकिन ये 1,000 रुपया से क्या होने वाला है? 1,000 रुपया न दे, 1,000 रुपया की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इससे अच्छा है हम लोग को रोजगार मिल जाए, तो हम लोग 1,000 के बदले 10,000 कमाएंगे, तो उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ज़रा ये बताइए कि गांव में अभी भी मतलब मनरेगा चल रहा है या बाकी पहले से भी सड़क उड़क ज़्यादा बनना शुरू हो गया है, कई तरह के काम गांव में भी, लेकिन गांव में रोजगार नहीं मिल पा रहा है? गांव में रोजगार मिल रहा है, लेकिन वही हल्का रोजगार, उसमें 200 रुपया अगर दिहाड़ी भी मिलता है तो उससे हम लोग का कुछ होता नहीं है। बाहर जाते हैं तो कमा लेते, तो यहाँ घर पे बच्चे सबका पढ़ाई, माँ बाप, बीवी बच्चे सबका खाना पीना, अपना भी
तो हर चीज़ वहाँ से कर लेते, वो थोड़ा भी गाँव में तकलीफ और आराम। गाँव में रेगुलर वाला काम मिलता नहीं है, वो है। रेगुलर काम रहेगा तो क्यों लोग जाएगा बाहर कमाने के लिए, बात वो है। इसीलिए बेबस होकर जाना पड़ता है गांव से बाहर, वही दिक्कत है। कैसे आए यहाँ इस बार अभी जो लॉकडाउन हुआ तो कैसे आए? वो गाड़ी प्राइवेट गाड़ी करके आए थे ना, उसी से। कितना पैसा लिया वो? 7,000 रुपये लिया था पर व्यक्ति? पर व्यक्ति। अच्छा, तो यहाँ इतने दिनों से यहाँ पे अभी हो, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर दिल्ली लौटोगे या क्या सोच रहे हो कि अभी इस बीमारी के बाद नए तरीके से लोग सोच रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से? अभी तो सोचना क्या बात है, अभी तो लॉकडाउन में कितना दिन रहेगा नहीं रहेगा उसके बाद ही सोचेंगे ना, अभी तो समस्या है ना। मान लीजिए समस्या थोड़ा भी कम होगा तो फिर दिल्ली? हाँ, तो और कोई गांव में साधन नहीं है तो रह के क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा ही ना, वो बात। तो जो भी है वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है फिर वापस अपने काम दिल्ली में कुछ ना कुछ रोजगार हाँ। मिल ही जाएगा। दिल्ली बाहर कहीं भी है ना, रेगुलर वाला काम है, वहाँ रेगुलर रोजगार मिलता है। गांव देहात में वैसा नहीं है, दिक्कत हुआ। अभी मतलब लॉकडाउन को लेकर जो आए आप यहाँ पे, क्या सोच रहे हैं भविष्य को लेकर, क्या सोच रहे हैं? सर भविष्य के लिए क्या सोचे, बुरा ही देख रहे हैं सारा, तो आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। ना तो सर मुझे राशन मिलता है, ना पानी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, ना मेरे पापा का मिलता है, ना मेरे भाई का मिलता है, ना वो 1000 रुपये वाला सिस्टम आया है सरकार का, ना वो मुझे मिलता है। बस इधर काम ढूंढता हूँ, कहीं बलदारी भी मिल जाए 200 रुपया का, वो भी नहीं मिलता है सर। अभी एकदम खाने पर भी आफत है, वो बाड़ी में थोड़ा बहुत साग सब्जी है, वही खा कर किसी तरह गुजर चलाता हूँ। अच्छा, लोग अभी जो मजदूर हैं वो गाँव आने के लिए काहे परेशान है? सर क्या करें, वहाँ भूखा रहेगा, वो भूखा कितने दिन रहेगा, भूखा मर जाएगा वो। करीब करीब यहाँ से भगवतीपुर इतना दूर लाइन लगाने पर शाम को टाइम आके 4 बजे इतना खिचड़ी मिल पाता है। अभी हमारे गांव का जीतन राम फंसा हुआ है, उससे बात होता है डेली, वही हाल है। फिर रात में लाइन लगो, सरकार तो बड़ी बड़ी बातें कर देता है, जो हम ये देते हैं खाने के लिए, हम सब्जी घर पहुँचा देते हैं, योगी जी भी बोले थे, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं। हम भी यूपी से आए हैं। कहाँ यूपी में कहाँ से आए हैं? नोएडा से। अच्छा, नोएडा से आए हैं। जी। मतलब वहाँ तो कहते हैं कि हम सब लोगों को खाना पीना सब दे रहे हैं। सर भूखे थे 2 दिन, कुछ नहीं मिला। लास्ट में वो पड़ोसी से मांग कर खाए, तो किसी तरह यहाँ से अकाउंट में पैसा मंगवाए बिहार से, तब वहाँ से गाड़ी करके आए। पैसा भी नहीं था 1 रुपया जेब में। इतना दिन से कमा कर क्या किए तुम? सर कमा कर क्या किए, बच्चे को पढ़ा रहे थे ज्ञान भारती में, थोड़ा ज्ञान के लिए पैसा नहीं है 1 रुपया। सारा यादव लोग ऐसे ही है सर, पापा मूर्ख है, हम भी मूर्ख हैं, बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए। सबको अनाज नहीं मिलता है? सर मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता है। क्या है? राशन कार्ड में नाम नहीं है सर। अच्छा, राशन कार्ड में नाम नहीं। अच्छा, लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर लौटना है वहीं? सर जाएंगे तो ज़रूर कमाने के लिए, बच्चे उच्चे के वो करना है तो जाना तो पड़ेगा ही सर। यहाँ तो कुछ है नहीं, कोई रोजगार जो करेंगे। मतलब कुछ कोई उम्मीद मतलब नहीं दिख रहा है कि हम कैसे बाकी जीवन में, क्या जो सपने संयोग के आप गए थे, जो स्थिति बन रही है, क्या लगता है कि फिर वापस ही लौटना है? यहाँ कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है? नहीं सर, वापस जाना ही पड़ेगा। 2 महीना में सही हो या 4 महीना में हो, जाना तो पड़ेगा ही सर वहाँ। सर यहाँ यदि रोजगार मिल जाएगा तो यहीं रह जाएंगे सर। तो काहे जाएगा बाहर? अच्छा, तो फिर अभी वहाँ से आने के लिए क्यों परेशान है सब? सर वहाँ भूखा रहने पड़ रहा है। दिन में 1 बार खाना मिलता है, वो भी 4 बजे 5 बजे कभी मिलता है लाइन लगने से खाना, उससे पहले मिलता नहीं है। रात को वही 10 बजे 12 बजे खाना मिलता है, 2-4 रोटी मिला बस, हो गया, उससे पहले नहीं। अच्छा, मतलब ये बताइए हमको कि ये फिर जाने की क्यों सोच रहे हैं भाई? सर जाने के लिए इसलिए सोच रहे हैं, यहाँ तो उतना यदि हम काम खुलेगा तो रेगुलर काम मिलता नहीं है। 150 यदि या 200 रुपया कमाएंगे, 2 रोज कमाएंगे, 1 रोज नहीं कमाएंगे, तो वो भी बाल बच्चा तो खा पी कर बराबरी कर देंगे। यदि यहाँ हम लोग बाहर चल जाते हैं, बाल बच्चा यदि यहाँ कुछ खेती करके या मजदूरी करके वो लोग गुजर कर लेते हैं, और हम लोग जो कमा कर पैसा भेजते हैं, जैसे बाल बच्चा को पढ़ाना हुआ, शादी विवाह करना है, तो उस काम के लिए हम लोग का पैसा आगे काम हो जाता है। यदि हम यहाँ रह जाते हैं तो नहीं बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं बढ़िया से, माने जो भी कुछ ज्ञान देंगे सो, और शादी विवाह भी करेंगे उसको भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ तो यदि 2 रोज कमाएंगे, 4 रोज बैठेंगे, 4 रोज कमाएंगे तो बिहार के बहुत सारे मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, वो लोग क्यों आना चाहे? उनको समस्या क्या है? समस्या ये है, ये तो काम नहीं कर रहे हैं। 1 रूम में 4 आदमी 5 आदमी रहते हैं। आप सरकार से बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंस पर पालन कीजिए, अब घर से बाहर नहीं निकलिए,
तो वहाँ तो एगो रूम में 5 आदमी हम लोग यदि गुजर कर रहे हैं, कोई शिफ्ट बाय में नौकरी करते हैं, कोई नाइट ड्यूटी किया, कोई डे ड्यूटी किया, 2 आदमी ड्यूटी में गया, 2 आदमी, तो लोग को गुजर हम लोग का करना है, तो एगो रूम में तो 5 आदमी 6 आदमी गुजर कर लेते हैं, एगो चूल्हा पर खाना बना कर खा लिए। लेकिन अभी सब बंदी हो गया था, सब आदमी तो मिल के एगो रूम में रहने के बाद तो कोई सोशल डिस्टेंस का पालन हो नहीं पा रहा है। अब बैठल बैठल जो है सर, तो और दिमाग ही खराब होता है, जो भूखल प्यासल है, पैसा नहीं कमा रहे हैं, कितना दिन रहेगा नहीं रहेगा। यदि घर चल जाते हैं तो इससे अच्छा है जो कुछ बुलियो टहल के बाद वन में थोड़ा मूड फ्रेश हो गया, कुछ काम मिल जाएगा तो वो भी कर लेंगे। यहाँ तो काम करने के कुछ ना कुछ अवसर का तलाश में रहते हैं। अच्छा, हाँ। जरा हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये जो आप आए हैं, ठीक है, अभी लॉकबंदी है, फिर नए तरीके से ट्रेन चलना हो शुरू होगा तो फिर आप जाइएगा, वो वहाँ जो भी मजदूर रहे उसको उनको क्या समस्या है, क्या हो रहा है वहाँ? उनको समस्या यही ना, खाना पीना नहीं मिलता है, जो सब्जी भी लेने जाएगा, यहाँ तो घर है, जो भी है दुकान पे समस्या मिल जाता है, खेत से ले आओ, वहाँ तो कोई खेत नहीं है, गली में रूम लेके रहता है, रूम का किराया कहाँ से लेगा, जो आप मालिक हो आप ही भगा देते हो। कोरोना सबके लिए प्रॉब्लम है ना, वो चाहते हैं यहाँ पर रहेगा पब्लिक, बाहर जाएगा, बाहर से कोरोना घर पे लेके आएगा, मेरे को फैल जाएगा, इस चक्कर में बोलते तुम जाओ, सीधे मना कर दिया, केंद्र सरकार भी बोल दिया तुम लोग जाओ अपना अपना सिटी, सीधी सी बोला। तो यही प्रॉब्लम है, क्या खाएगा यहाँ पे। यहाँ तो कैसे भी अपना कर लेते हैं, कहीं ना कहीं जाओ, क्रिकेट खेलो, कुछ कर लो, वहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। इसलिए सोचते हैं घर, अपना घर परिवार के पास जाओ, मरेंगे भी तो घर पे भी मरेंगे, वहाँ पे कौन देखेगा, कोई देखेगा वहाँ पे दिल्ली में या बॉम्बे में, कोई नहीं देखेगा। इसलिए चाहते हैं कि अपना घर जाओ, अपना सब साथ में रहेंगे, बस यही चाहते हैं सब। किसी के पास पैसे नहीं है को आ पाएंगे इतना, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार तो भी नहीं आ पा रहा है बंदा, एक बंदा, तो यही प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम रहेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते, लेकिन चीज़ों को समझिए कि किस तरीके से अभी भी लॉकडाउन के समाप्त होने का इंतजार ये लोग कर रहे हैं, और रोज़गार की बात, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी भी ज़मीनी हकीकत यही है कि हमारे ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाकों में भी रोज़गार का उस तरह से सृजन नहीं हो पाया है कि रोज़ाना इन्हें काम मिले। हालात बदले तो ये वापस गांव इसलिए आए हैं कि गांव में इन्हें बाकी सुविधाएं इन्हें उपलब्ध हैं, लेकिन एक बदलाव ज़रूर होगा जिस पर हम इन लोगों से चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में, हाँ, हालांकि ये लोग अभी भी कमा के सारी राशि गांव को ही भेजते हैं, लेकिन गांव भी बेहतर तरीके से बाकी सुविधा गांव में भी उपलब्ध हो, इसकी कोशिश, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये बातचीत हुई है कि अब लोग गांव की तरफ बढ़ रहे हैं कि गांव में भी एक ठिकाना होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये आपदा कोई 1-2 महीने का आपदा नहीं है कि कोरोना का जब तक वायरस का जब तक कोई वैक्सीन नहीं निकल जाता तब तक ये अक्सर आते जाते रहेंगे। तो ये भी एक समझदारी है कि हम गांव की तरफ चले, लौटे गांव की तरफ, लेकिन जब बात रोजगार की होती है तो फिर हमें शहर की ओर देखना ही पड़ता है। चलिए हम चर्चा जारी रखें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं जो बिहार के सबसे ऐसे इलाके में हम इस वक्त इस कार्यक्रम के दौरान हम आए हैं, जो इलाका बिहार का मतलब लेबर प्रोड्यूस करने के लिए अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उन इलाकों से लेबर माइग्रेट करती है उस इलाके। ज़रा ये बताइए कि जो आज आप जहाँ आप काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री मालिक के पास काम कर रहे हैं या जिनके पास है, उनका जो ये व्यवहार जो इस बीच कोरोना के दौरान देखने को मिला है मजदूरों के साथ, उस व्यवहार का असर पड़ेगा आने वाले समय में रिश्तों को, आपसी रिश्तों को लेकर, या फिर ज़िंदगी जीना है तो वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे? सब भूल जाएंगे सर, ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास बात करने के लिए, जो भी है वैसे चलेगा, जो पहले था वैसे ही सब कुछ हो जाएगा चाहते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं कहीं और जगह काम कर लेंगे, बहुत जो मालिक है वो भी नीचे डूब जाएंगे, उनका काम नहीं चलेंगे तो कहाँ से कर पाएंगे, नया काम ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, यही सब होगा। लेकिन जैसे गुजरात से खबर आ रही है, बाकी जगहों से भी खबर आ रही है कि मजदूरों को लोग जबरन बाहर कर रहे हैं ना, जिसका रूम वाले कर रहे हैं, मालिक कहीं नहीं कर रहा है, फैक्ट्री में कोई रहता नहीं है, सब अपना अपना रूम लेके रहते हैं बाहर, और रूम किराएदार कोई नहीं रहना देता, किसी बंदे का मैं रखूँ अभी, उनके पास वो दिक्कत हो रहा है ना, उनको भी दिक्कत हो रहा है कि बाहर से कुछ बीमारी आ जाए घर पे। अब तो जो 4 लोग रहेगा रूम लेके रहे तो कोई 8 लोग रह रहे हैं एक रूम में, 10 लोग रह रहे हैं। गुजरात मुंबई में तो एक रूम में कम से कम 10 लोग रहते हैं, दिल्ली फिर भी ठीक है, मुंबई और गुजरात सब में तो बहुत महंगा शहर है, वो लोग दिक्कत है वहाँ पे, इसलिए सब भागो सब भगा रहे हैं, सब रोड पे शोर है, दिख ही रहे न्यूज़ में मीडिया को, सब यही सब है। अच्छा, ये झंझारपुर का जो ये इलाका है, इस इलाके में
पिछले बार 2014 का अगर हम चुनाव की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में मजदूर आए थे वोट गिराने के लिए। उस वक्त फैक्ट्री के मालिक ने भी कहा था कि जाइए वोट गिराइए। सरकार जिसकी भी बनी नहीं अलग बात है। आज जब आप इस संकट के दौर में हैं तो फैक्ट्री मालिक का उस तरह का रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला है कि भाई ये इसी मजदूर के सहारे ये जो हम रोज़ाना कमा रहे हैं, करोड़पति अरबपति बने हैं, तो ये इस व्यवहार को लेकर मजदूरों के अंदर में कुछ नहीं हो रहा है कि भाई इस तरह से व्यवहार इनको नहीं करना चाहिए। सर ये है ना, यदि ये लॉकडाउन है, फैक्ट्री तो सब बंद हो गया, काम बंद हो गया, उसको ये चाह रहा है यदि लेबर हमारे पास यहाँ रहेंगे तो हो सकता है कितना दिन बंद रहेगा, हमको रोजी हो सकता है इसको सैलरी देना पड़ेगा। वो भी चाहता है कि कोई तरह नहीं हमारा काम बंद है, ये लोग भी चल जाएगा तो हमारा भी कभी भविष्य में जो कल 2 साल बंद रहेगा, 6 महीना बंद हो जाएगा तो हमको भी सैलरी उसको नहीं देना पड़ेगा। वो चलेगा, ये लेबर चले गया, वो भी अपना एक पॉइंट छुड़ाने चाह रहा है। आदमी के रूम रेंट में जो रह रहा है उसको भी समस्या है, जो हमको भाड़ा नहीं मिलेगा तो वो चल जाएगा। तो कभी यदि कब लॉकडाउन टूटेगा तो हमको हो सकता है दूसरा भाड़ेता का रख लेंगे, नया सिरे से रख लेंगे तो वो अपना भी बेनिफिट खोज लेगा। जो नया भाड़ेता मिल जाएगा तो हो सकता है हमको 5,000 रुपया मिल रहा है, कल 6,000 देगा। तो वो भी सोच रहा है 3 महीना 4 महीना ये लोग काम नहीं करेगा तो हमको पैसा नहीं देगा। ये लोग चल जाएगा तो रूम खाली हो जाएगा तो फिर हम नया भाड़ेता भी रख सकते हैं। अभी रूम खाली रहेगा तो हम लोग को बीमारी का भी हटल रहेगा, ये लोग कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, कहीं सब हो सकता है कैंप में जाकर खाना खा रहे हैं या सब्जी ले रहे हैं, तो ये तो निश्चित नहीं है कहाँ किसको हो जाएगा अटैक, तो ये भी बात है। तो फैक्ट्री में भी काम बंद है तो वो भी तो आदमी भी तो ड्रोन से चेक कर रहा है कि आप फैक्ट्री बंद है। कोई मालिक यदि रहने का सहारा भी दे रहा है तो उस पर इंक्वायरी हो रहा है कि आप कितना मजदूर का काहे रखे हैं, आपको काज बंद है। तो बहुत मालिक ये भी रखे हैं। अभी जब आप लोग गाँव लौटे, गांव के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि जब अब तो हो रहा है कि बीमारी लेके आ रहा है ये लोग, तो गांव वाले लोग किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं अभी? देखिए गांव वाले लोग व्यवहार जो है सो वो ढंग से नहीं कर, इसलिए कि उधर तक जांच हो जाता है, जांच हो गया वहाँ दे दिया सर्टिफिकेट कुछ लिख कर को, या मोबाइल नंबर एंट्री कर लेता है कि आप कहाँ जा रहे हैं क्या जा रहे हैं, तो वो सब हो रहा है। तो वहाँ से भी फ़ोन करके लोग पूछ लेता है कि आप कैसे हैं, आप स्वस्थ हैं कि नहीं है, तो वो भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं। नंबर तो लिखा गया है जाँच। इस नंबर से कौन फ़ोन कर रहा है? जहाँ आपको एंट्री, जहाँ से रोड चेक पोस्ट लगल रहता है, जहाँ पुलिस बैठल है, आपको चेक करके आपको गाड़ी नंबर लिखता है, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप मोबाइल नंबर लिखिए, नाम लिखिए, ये सब जो लिखते हैं। यदि आप घर पहुँच गए हैं तो वो उस नंबर से फ़ोन आते हैं, जब आप इतना फ़ोन लोग करता है? हाँ, वहाँ से फ़ोन आते हैं। फ़ोन करता है वहाँ से? करते हैं, कुछ ब्लॉक से आता है ना। एक्चुअली ना हम लोग पहले थाने पे गए थे, हम लोग खुद ही चेक कराने गए थे पहले कि हम लोग की वजह से गाँव में न फैल जाए। तो हम लोग हॉस्पिटल है आंध्रा में, वहाँ पे चेक कराया, पुलिस से पेपर बनवा के आए थे कि बाद में परेशान ना करें हमें कोई गांव में जाके ऐसे पे कि हमें है या नहीं है, तो इसलिए सब करा के आए थे, कोई दिक्कत नहीं उस चक्कर में। अच्छा ज़रा ये बताइए कि गांव के लोगों के आने के बाद जो गांव के लोग हैं बड़ा, क्योंकि ये इस बीमारी के बारे में जो कहा जा रहा था, तो गांव के लोगों का क्या, परिवार के लोगों का, गाँव के लोगों का क्या, जब आप पहुँचे तो क्या उसकी प्रतिक्रिया रही? सर 2 दिन 3 दिन तो हम लोग खुद व्यवहार बनाए रखा, अलग सारा बोरा बिस्तर बिछौना सब। और गांव का कुछ आदमी था जो घृणा मानता था कुछ दिन, 14 दिन तक। फिर 14 दिन बीत जाने के बाद फिर कोई बात, एक जगह बैठना उठना दुनियादारी सब चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी जो लोग आ रहे हैं, अब तो जो मान लीजिए कि शुरुआती दौर में जो आए उसमें तो कोई कोरोना का इस तरह का कोई नहीं था, लेकिन अब जो आ रहे हैं उसमें बहुत मजदूरों को कोरोना हो रहा है, तो इसको लेकर गाँव में क्या चर्चा हो रही है? सर कुछ आदमी तो घृणा भी मान रहा है कि क्यों आएगा, कि ऐसे में नहीं आना चाहिए। लेकिन सर सुना हूँ जो सरकार कुछ कानून भी बना रहा है जो वहाँ से आएगा आदमी। तो अब देखिए, जब गांव का आदमी है तो आएंगे ही, लेकिन चेकअप करवा का है। क्या मतलब गांव के लोग, जब गांव आप पहुँचे तो गांव के लोगों का, परिवार के लोगों का क्या कहना, क्या प्रतिक्रिया रहा लोग जब आए? गांव का लोगों को तो कहना था कि देखिए पहले जो शुरुआत में बाहर से गांव आए ना लोग, तो उस समय उतना फैला नहीं था, तो इसीलिए पहले उतना दबाव नहीं था। लेकिन अब जो आ रहा है ना वो समस्या है। अच्छा। क्योंकि इतना फैल गया है ज़्यादा ना, हो सकता है रास्ते में कहीं वो कोरोना से पेशेंट से टच हुआ होगा, इसीलिए अब समस्या होता है कि अब क्यों आ रहा है। दिक्कत वही है। आप लोगों को भी लगता है कि अब उसको नहीं आना चाहिए? हाँ, दिक्कत वाला बातें है ना, ज़्यादा हो गया है ना, कोरोना पेशेंट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है रास्ते में कहीं ना कहीं टच होगा, उसे गांव में फैलेगा। गांव में फैलेगा तो गांव का तो इतना मेडिकल का सुविधा नहीं है गांव में, वही समस्या होगा ना। इसीलिए अधिकतर लोग बाहर से आने वाले को उतना अति नहीं करता है। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो कि गांव जो लोग आ रहे हैं
पहले ही प्रशासन को सूचना कर दे रहा है कि भाई ये गांव में आया है, नया आदमी है, इसको जल्दी ट्रीटमेंट कराइए। हाँ वो तो करता है। वो करता है। अच्छा ज़रा ये आप लोग भी बताइए कि जब आप यहाँ पे आए, वो तो शुरुआती दौर था, उस तरह का चीज़ें, मतलब जो आज की स्थिति है वो स्थिति पहले नहीं थी। तो गांव में इसको लेकर मतलब आप लोगों के अपने समाज में जब जहाँ हैं आप, इस बीमारी को लेकर क्या चर्चा होती रहती? चर्चा ये होती थी, मतलब ये लोग आए हैं तो ये लोग को मतलब कहीं अलग जगह रखा जाए 14 दिन, लेकिन हम लोग को कोई वो नहीं था। हम लोग जांच करवा के आए थे, पहले से जांच करवा के आए थे। क्या क्या जांच किया था जहाँ से आप चले थे? वहाँ जहाँ पर हम लोग चले थे, बिहार के बॉर्डर पे हम लोग को सिर्फ फीवर टेस्ट किया था बस। उसके बाद आके ब्लॉक में जाके टेस्ट करवाया। ब्लॉक में जाके जब वहाँ था हॉस्पिटल पर गए तो नाम लिख लिया। उसके बाद कुछ नहीं, खाली फ़ोन आया 2-3 बार फ़ोन किए है वो, जो आप ठीक हो, आपको सही है, तो बोले हाँ सब सही है। अच्छा अभी ये, हाँ एक और जानकारी दीजिए कि अभी सरकार कह रही है कि हम घर घर जाके चेक कर रहे हैं कि जो बाहर से आदमी आया है उसका जांच कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। कुछ इस तरह से गांव में हो रहा है क्या? नहीं सर, ये कोई नहीं हो रहा है। ये तो कोई नहीं हो रहा है अभी। बस फ़ोन 2-3 बार आया है, मतलब एक बार मिलने के लिए भी आया था। 2-3 बार फ़ोन आया है, पूछा है मेरे से कि जो आपका स्वास्थ्य कैसा है। मैंने बोला ठीक है। तो बोला जैसे भी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप फ़ोन कीजिएगा, आपके पास टीम पहुंचेगी। अच्छा तो आपके गांव में सरकार ये कर रही है कि हर घर में हम जाके लोगों को जांच कर रहे हैं, उसके परिवार में सभी सदस्य, ऐसा कुछ जांच यहाँ ये पे? सिर्फ न्यूज़ पे ही दिखाते हैं बस, ये सिर्फ न्यूज़ पे दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायत में कहीं नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये न्यूज़ पे गवर्नमेंट जो भी है वो आते हैं, न्यूज़ पे बोल देते हैं। न्यूज़ पे बोल के मतलब ऐसा है कि जो हाँ हो गया, न्यूज़ पे बोल के हो जाता है बस। अच्छा पंचायत में सैनिटाइजर के मतलब छिड़काव या ये मतलब मास्क ये सब कुछ भी नहीं हमारे यहाँ। मैंने भी न्यूज़ देखा था तो उसमें बताया गया था कि जो जैसे इस पंचायत का जो मुखिया है वो सैनिटाइजर बांटेंगे या सैनिटाइज करवाएंगे और मास्क देंगे, साबुन देंगे हाथ धोने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो मुखिया आज तक किसी को मतलब गांव ऐसा होता है कि जो मतलब नहीं हर घर ना पहुँचे, ये आजकल पहुँचे भी नहीं, ये मैं भी बोलता हूँ। लेकिन ये भी होता है कि जो फ़ोन करके भी गांव का हाल चाल लें, जो हाँ आपके गांव कैसा है, ठीक है या नहीं है। मेरे पंचायत का तो मुखिया मतलब पता नहीं, पूरा लॉकडाउन हो गया है, मतलब बिल्कुल सामने नहीं है, बिल्कुल लॉकडाउन है वो। आप लोग वोट नहीं दिए हुए? तो वोट मुखिया, जब मैं वोट नहीं दिया हूँ तो फिर मुखिया कैसे बन गया हो? अच्छा मुखिया तो चाहे मैं तो ये कोई व्यवस्था पंचायत में नहीं है, मतलब छिड़काव करना, मास्क देना, ये सब कुछ नहीं है? कुछ नहीं छिड़काव किया है, कुछ नहीं बांटा। जैसे साबुन बांटना। अच्छा घर पे लोग, वो जो आंगनबाड़ी सेविका है या जीविका की दीदी को भी कहा गया है कि मास्क आप बांटिए, मास्क बना के बांटिए, या इस तरह से कहीं कुछ गांव में कुछ पहुंचा है ऐसा? कुछ भी नहीं आज तक पहुँचा, अभी तक कुछ भी नहीं पहुँचा। सरकार करे चावल गेहूँ और चावल गेहूँ मतलब क्या क्या अभी सरकार की तरफ से क्या क्या सहायता पहुँचे है? सरकार के तरफ से फ्री में सिर्फ 5 केजी चावल मिला है हम लोग को। हाँ। और वो भी 1000 रुपये जो बोले थे वो तक अभी बाई चांस शायद ही गांव में किसी को आया होगा तो आया होगा, नहीं तो अभी तक किसी को भी नहीं आया। अच्छा ये हाँ अब प्रधानमंत्री जो सबके अकाउंट में 500-500 रुपया डाले थे वो? हाँ वो 500 रुपया महीने महिला सबको आया, वो भी बहुत कम को आया है। अच्छा अभी हमारी वाइफ है उनको नहीं आया अभी तक। तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है? अकाउंट खुला हुआ है। अच्छा और सरकार की तरफ से क्या क्या मिला है? कुछ नहीं, अभी तक तो नहीं कुछ मिला है। अच्छा वृद्धा पेंशन वगैरह कह रहा था कि सब लोगों को जो मिल गया है, विधवा पेंशन गांव के आप लोगों के जो जिनको वृद्धा पेंशन मिलता था उनको वो मिले हैं, कोई कोई को मिले हैं, अभी बहुत आदमी को मिले हैं, बहुत आदमी को नहीं आया अभी अकाउंट में। 4 किलो 5 किलो चावल मिला है? हाँ 5 किलो एक बांधा चावल मिले हैं। चावल मिला है? हाँ हाँ। उस चावल के अलावा ये सैनिटाइजर या मास्क कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। सिर्फ न्यूज़ पे दिखाते हैं कि जो मैं ऐसे करवाता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अच्छा एक चीज़ और हो रहा है कि हम घर घर जो है आंगनबाड़ी सेविका को, जो आपको एक दीदी होती है, ममता दीदी, आशा दीदी, ये सब दीदी सबको हम लोग लगाए हुए हैं, घर घर पहुँच के वो पूछताछ करते, ऐसा है? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, अभी तक नहीं पहुँची है? नहीं। उसको फॉर्म भराना है, उसको काम इस तरह से करना है? नहीं
मेरे से तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं टच हुआ है जो मतलब कुछ पूछे जो हाँ क्या है नहीं है, कुछ मेरे से तो अभी तक नहीं हुआ है। घर के महिलाओं से कोई जानकारी नहीं है? नहीं जानकारी है। मतलब कोई आपके यहाँ भी कोई पूछताछ करने के लिए नहीं आया कि आपके कुछ नहीं? सब एक छोटा सा गांव है, एक सब आपस में मिले हुए हैं, इनके घर पे नहीं है तो मेरे घर पे भी नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सुविधा नहीं है गेहूं चावल के अलावा। उससे क्या होता है गेहूं चावल के अलावा 5 किलो गेहूं तो कैसे भी लोग खरीद लेंगे, महीने में 5 किलो गेहूं चावल से चल जाते हैं, लेकिन बंदे को नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला हम लोग को। तो कभी सोच भी नहीं आएंगे भी नहीं, हमको लगता है पैसा 500 रुपये 1000 रुपया वहीं पर आया तो उनमें क्या होगा, 6 आदमी 8 आदमी का परिवार है तो 500 रुपये में क्या कर लोगे आप? तो बस मतलब सरकार को इन सब चीज़ों, क्योंकि इस पर भी राशि करोड़ खर्च होता है, पता ही है। हाँ मतलब तो आते आते ख़त्म हो जाते हैं रास्ते में। जो भी 1000 मिलेगा तो आते आते यहाँ 200 रुपया मिलेगा। तो यही है। नहीं, आप तो सीधे बैंक में डाल देता तो है। वही 5 जिसको आया 500 आया, किसी को 1000 आया। वृद्धा पेंशन और बाकी विधवा वो पेंशन तो कुछ क्लियर हुआ है, मेरा नानी जी को भी क्लियर हुआ, तो उसमें कोई झूठ नहीं है कि नहीं हुआ है क्लियर। वो सब चीज़ें हैं। और मतलब राशन पीडीएस की दुकान से सिर्फ चावल मिला है? हाँ जी, कोटा से कोटा होता है यहाँ पे। हाँ। चावल गेहूँ भी दिया? हाँ, जिसको गेहूँ चावल दोनों मिला है। दोनों मिला। फ्री में सिर्फ चावल मिला है, अब बाकी चीज़ गेहूँ आप खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं। 3 किलो जैसे मिलता है वो आप पैसे दे करके ले सकते हैं। मतलब क्या रेट लेता है गेहूँ का? 2 रुपये किलो। 2 रुपये किलो। हाँ। मतलब 5 किलो चावल फ्री है। हाँ। और बाकी जो है आप वो पैसे दे के ले सकते हैं? वो भी मतलब जो लिमिट है लिमिट से ही ले सकते हैं, ये नहीं एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। मतलब एक परिवार में कितना गेहूँ मिलता है? 3 किलो। चाहे वो संख्या 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल पर यूनिट पे। हाँ, पर यूनिट पे मिलता है। यूनिट पे मिलता है। मतलब परिवार में पति पत्नी या एक? नहीं, पति पत्नी दोनों को मिलता है 1 यूनिट। उसमें 5 की। वही तो बोल रहा हूँ, एक आदमी को एक आदमी मिलता है। गांव के ये सरपंच जी हैं। अच्छा, ज़रा ये बताइए कि अभी तक सरकार जो घोषणा की है कि हम ये तमाम चीज़ें सुविधा मुहैया, आपके यहाँ क्या स्थिति? नहीं, ठीक है। करीब जो सरकार के द्वारा जो भी चीज़ वहाँ से रिलीज़ किया गया है 500 रुपया, वो भी करीब बहुत लोगों के खाते में, महिला लोगों को आ गया है। उसके बाद जो 1000 वाला जो रुपया है जो बिहार सरकार ने दिया है, वो भी 1000 रुपया परसेंटेज आदमी को आ गया है। और जिसका अकाउंट या आधार दोनों मैच नहीं करता है या राशन कार्ड मैच नहीं कर रहा है, तो उन आदमी के खाता में पैसा नहीं गया है, जिसका फिर क्या कहते हैं उसका रीवेरिफिकेशन। लेकिन एक चीज़ और जानकारी मिलेगी, जैसे मान लीजिए जो गुजरात में रह रहा है या जो आंध्र प्रदेश में फंसा हुआ है, जो इन्हीं लोगों से हम बातचीत में जानकारी मिली कि आपका आधार तो यहीं का रहेगा, लेकिन अकाउंट नंबर अगर बिहार का नहीं है तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये ऐसा बात है कि यदि बिहार का अकाउंट नंबर नहीं है तो उसके खाता में पैसा नहीं जाता है। तो बताइए कि जो बिहार का अकाउंट होगा, जिसके अकाउंट होगा, एटीएम लेके नहीं गया होगा? नहीं, इसमें होता क्या है कि हम देखने में जो हमको आया है कि जो परिवार में जैसे हम लोग 10 आदमी एक राशन कार्ड में हैं, तो 10 आदमी का आधार आज से कुछ दिन पहले 2-4 साल पहले लिंक कर दिया गया एक राशन कार्ड पर, तो उसमें किसी भी खाते में पैसा आ जाता है। एक आदमी को 10 आदमी का यदि वो मेंबर है तो एक आदमी के खाता में वो 1000 रुपया, एक राशन कार्ड पर 1000 रुपया किसी के खाते में आ जाता है। मतलब हर राशन कार्ड पर 1000 रुपया देना है? 1000 रुपया। जैसे मान लीजिए कि इस राशन कार्ड पे 5 लोग अगर बाहर हैं तो 5 लोगों को नहीं मिलेगा? नहीं, 5 लोगों को नहीं मिलेगा, मात्र एक आदमी को मिलेगा, एक परिवार पर। एक परिवार मीन्स एक राशन कार्ड। तो एक राशन कार्ड में जो भी 5 मेंबर या 10 मेंबर है या 2 मेंबर है या एक ही मेंबर है, तो उसको 1000 रुपया मिल जाएगा। मतलब ये पैसा भी मिला है राशन कार्ड के आधार पर ही? हाँ, राशन कार्ड के आधार पर, राशन कार्ड के आधार पर। इसका मतलब ये जो 28 लाख बिहार के बाहर जो प्रवासी मजदूर हैं, उन लोगों को पैसा नहीं मिला कार्ड पे। एक आदमी, चाहे उसका परिवार का कितने लोग बाहर हैं, उससे मतलब नहीं है। नहीं, वो राशन कार्ड पर जो है ना, सो उसको पैसा गया है राशन कार्ड पर। न कि मान लीजिए कि मेरे परिवार में 5 मेंबर है राशन कार्ड पर, तो 5 के ऊपर में नहीं जाएगा। उस 5 मेंबर जिसका आधार और अकाउंट उसमें लिंक है राशन कार्ड में, उसको 1000 रुपया मिल जाएगा। एक आदमी, सिंगल, एक ही आदमी उसका? एक ही आदमी। सरकार का वही ऐलान है कि जो हम एक राशन कार्ड पर 1000 रुपया देंगे। सरकार का ये ऐलान नहीं है।
सरकार का तो ऐलान ये है कि ऐप डाउनलोड, ऐप में अपना डालिए, सब कुछ जो लोग बाहर हैं उनको पैसा दिया जाएगा। ये तो आप नई बात। दूसरी बात ये, गांव आने के बाद दूसरी बात ये पता चला कि नहीं, राशन आप बाहर कितने हैं इससे मतलब नहीं है, राशन कार्ड पर, एक राशन कार्ड पर 1000 रुपया सरकार देगी। हाँ हाँ, वही है। अभी तक तो हम लोगों को वही देखने में मिला है कि एक राशन कार्ड पर 1000 रुपया आया है, चाहे उसमें जो भी मेंबर के नाम पर आ जाए। हाँ 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 हाँ। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, अब आपको समझ में, अभी सरपंच जी भी आपको बता दिए हैं। अब ये बताइए, किसी को जैसे 5 मेंबर है, अब पर मेंबर पे कितना करके पड़ गया? सिर्फ 200 रुपया। अब 200 रुपया में आप अभी के डेट में आप एक आलू खरीद, हर घर में कम से कम मतलब आलू तो यूज होता ही है, या दाल यूज होता ही है। एक सब्जी की मैं बात कर रहा हूँ, एक दाल की बात कर रहा हूँ। यदि 1 किलो हम दाल खरीदेंगे तो सीधा सीधी 100 रुपया। आलू खरीदेंगे तो अभी 1 किलो आलू का 30 से 40 रुपया तक रेट चला गया है। अब ये चीज़ बताइए, जो 1000 रुपया दे करके क्या वाहवाही कमा रहे हैं नीतीश सरकार? इससे कुछ, इससे मतलब 1000 रुपया न दे, 1000 रुपया हम लोग को न दे, लेकिन इधर रोजगार दे देना तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मतलब 1000 रुपया न दे, इसी पैसे को, इसी फंड को किसी स्टेट से और किसी कंपनी से बात करके हमारे आसपास कहीं पे, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ हमारे गांव में, मतलब यहाँ 50 किलो 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की दूरी पे भी लगा देना, कोई फैक्ट्री लगा दे, तो हम लोग के लिए ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये विचार बदला है लोगों में। जरा सरपंच जी, सरपंच साहब, एक चीज़ बताइए कि ये सरकार का जो है सो एक तरीका हो गया है जनता को लुभाने का, कुछ पैसा दे दो, सब कुछ उसी में ये, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि नहीं, सो इसके बदले इतना हजार करोड़ जो आप खर्च कर रहे हैं, उतने में आप कोई इंडस्ट्री लगाइए जो लोगों को रोजगार मिले। तो ये गांव में इस तरह की बातचीत अब होने लगी है कि ये नहीं, ये बात सही है। आप मान लीजिए कि जो सरकार ने यदि लॉकडाउन नहीं किया रहता तो बिहार से लेकर के इंडिया का भी हालत बदतर हो जाता। लेकिन वही आप आज देख लीजिए क्या हुआ कि 500 रुपया सब जनधन योजना में जाकर के सरकार ने डलवा दिया, और यहाँ पर लोकल आदमी थोड़ा फोकस उड़ा दिया कि यदि आप खाता से नहीं निकालते हैं तो पैसा वापस चला जाएगा, जिसके खाता में आ गया वो तो वापस नहीं जाएगा। उसके चलते लॉकडाउन बर्बाद हो गया। जब एक बैंक पर जाकर के देखते हैं तो हिम्मत नहीं होता है कि यदि हमको 500 रुपया की ज़रूरत है तो हम बैंक में जाकर के रुपया निकाल सकते हैं। क्या तो 1000 का है तो ये तो रूमर उड़ गया। हाँ ठीक है, वो निकाले, लेकिन एक चीज़ बताइए, जो 500 रुपया जिसके महिला के अकाउंट में आया है, या जो एक मतलब राशन कार्ड पे जो है सो 1000 रुपया है, जैसे इनका विचार आया ना कि भाई इस पैसा में, ये भी राशि सरकार का 10,000 करोड़ खर्च हुआ, पूरे देश में लाखों करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो ये लोगों के बीच में बातचीत होती है कि इस तरह से जो आप पैसा देते हैं, इससे बढ़िया है कि वो इसके लिए कहीं रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री लगाइए, कुछ रोजगार लोगों को हो। इस पर गांव में ये चर्चा हो रही है। हाँ, धीरे धीरे अब हो। बात ये न हो गया कि 1000 रुपया से तो एक राशन कार्ड पर कुछ होने जोने वाला नहीं है। अब मान लीजिए कि 3 महीना आप ऐलान किए हैं कि हम 3 महीना तक हम 1000 रुपया देंगे, तो 3 महीना में आप 3000 रुपया दीजिएगा, उससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है आम पब्लिक में। यदि वो रुपया सरकार का कितना व्यय हो गया, कई करोड़ में चला गया, उससे पब्लिक में कोई फायदा नहीं हुआ। तत्काल क्षणिक फायदा हुआ कि हमको सरकार 1000 रुपया दिया या 500 रुपया हमको दिया। लेकिन यदि वही रुपया जो आपके इंडिया का अर्थव्यवस्था का हाल हो गया है, यदि ये रुपया देने से कोई आम पब्लिक पर कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ, 500 रुपया आया तो आज के युग में 500 रुपया कोई माने रख करके तो नहीं चलता है। आज तो एक मजदूर भी कहता है एक रोज़ हम काम करेंगे 500 रुपया हम लेंगे, और हमको ज़रूरी है हम मजदूर खटाएंगे ही, चाहे हमको 500 रुपया जहाँ से देना हो। अच्छा, लॉकडाउन में जो बाहर से मजदूर लोग आए हैं, सब लोग तो अभी गांव में लगभग, पहले तो सांप मारने के लिए गांव में आदमी नहीं मिलता था रात में, लाठी डंडा सब खत्म हो गया था। अब सब लोग गांव में आ गया है, तब अभी ये लोग कैसे रह रहा है? अभी सब अपने अपने में सेफ रह रहा है। कोई किसी के दूरा दरवाजा पर नहीं जाता है। यदि कोई किसी काम से गया तो क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंस अपना बना करके रहता है।
हम ही लोग शाम में 10 आदमी बैठते हैं, तो 10 आदमी बैठते हैं तो 10 तो चेयर अपना डिस्टेंस में लगा हुआ है, अपना सबको अपना अलग अलग अपना बैठल है। 31 मार्च के बाद अपने गाँव में कोई आया नहीं? हाँ, 31 मार्च के बाद मेरे गांव में कोई नहीं आया है, बिल्कुल बंद है। चलिए जरा चीज़ों को समझिए कि जिस खैरात के सहारे, हालांकि ये खैरात शब्द उपयुक्त नहीं है, लेकिन ये खैरात ही है कि 500 और 1000 रुपया देके आप जिस ग्रामीण लोगों को आप कहते हैं कि हम अपनी सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई कि हमने 500 रुपया पहुँचा दिया, बड़ी ईमानदारी के साथ 1000 रुपया पहुँचा दिया, लेकिन अब इसको गांव के लोग भी अब इसको खैरात मानने लगे कि भाई इन राशि का आप, ये भी 1000 करोड़ है और इस राशि का इस्तेमाल आप अगर दूसरे इंडस्ट्री लगाने में या डेवलपमेंट करने में अगर इस राशि का इस्तेमाल करते हैं, रोजगार सृजन के क्षेत्र में अगर इस राशि का इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ें बदल सकती है। ये अब गांव के स्तर पर भी इस तरह के डिबेट मतलब बहस और चर्चा शुरू हो चुकी है इस कोरोना के दौरान। ये एक सकारात्मक चीज़ें हैं कि ये समझदारी जब तक नहीं बनेगी तब तक पॉलिटिशियन इसी तरीके से और सरकार भी इसी खैरात के सहारे चीज़ों को जो है सो अपने तरीके से उसको समझाने की भी कोशिश करती हैं। और आंकड़े के अनुसार 10,000 करोड़ रुपए हमने गांव के लोगों के बीच वितरण कर दिया और हिस्से में मात्र 500 रुपये आ रहे हैं, जो 5 दिन तक भी उनके लिए जीवन यापन के लिए भी संभव नहीं है आज के इस दौर में। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मिथिलांचल के इन चीज़ों को भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा मजदूरों का पलायन इस क्षेत्र से क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है और इस कोरोना का प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले समय में। जो मजदूर बाहर कमाने जाते हैं उनके माइंडसेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके परिवार के लोग जो यहाँ रहते हैं उनके मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से एक बीमारी आएगा और फिर लोगों को अपनी सारी जो आर्थिक चेन है उस चेन को तोड़ के गांव की तरफ आना होगा। ये पहले ज़रूर है कि भाई शहर में रह रहे हैं, बाहर कमा के गांव में अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, अपनी पत्नी माँ के पास पैसे भेज रहे हैं, तो ये चीज़ें अब आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि कोरोना से अब 2, 4, 5, 6 महीने में मुक्ति मिल जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। मुसाफिर हूँ यारो कार्यक्रम के दौरान हमने गांव में लोग क्या सोच रहे हैं, शहरों से जो योजनाएं बन के आ रही है या पटना या दिल्ली से जो योजनाएं बन के आ रही हैं वो गांव में कहां तक पहुंच रहा है और गांव में जिनके पास जो लाभार्थी हैं वो क्या सोचते हैं। सरपंच जी एक चीज़ बताइए कि इस तरह की विपदा के बावजूद आपके गांव के युवा कहते हैं कि हम जैसे ही थोड़ा लॉकडाउन समाप्त होगा हमारे पास कोई भी हम जाएंगे ही जाएंगे, ये क्यों? इसीलिए कि यहाँ पर रोजगार का कोई साधन है नहीं। यदि आज हमारे भाई बोले हैं कि यदि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री रहता या कोई इस तरह का उद्योग धंधा रहता कि आम पब्लिक उसमें जुड़ा रहता तो वो बाहर जाने की उसकी आवश्यकता हट जाती, लेकिन यहाँ तो सो है नहीं। तो लोग इसी के आर्थिक प्रॉब्लम के चलते वो लोग जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर सरकार ने हर हमेशा फ्लैप करता है कि हम मनरेगा के तहत हम काम देंगे, लेकिन आज के हम देखते हैं कि मनरेगा के तहत यहाँ पर खास करके तो मेरे पंचायत में तो मुखिया लोग या कोई भी देखने वाला है नहीं, और प्रखंड स्तर पर भी वही देखने में आ रहा है कि कोई मनरेगा में सिर्फ लूटे खसोट वाला काम चल रहा है, न कि उसका सही सदुपयोग हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्यों ये फिर कह रहे हैं कि इस मतलब ये तय मानिए कि ये विपदा बाढ़ नहीं है कि बाढ़ आया और चला गया, ये एक ऐसा विपदा है जिसमें जान भी जा सकती है, अपना पूरा परिवार समाप्त हो सकता है, और फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे ही जाएंगे, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा हम जाएंगे ही जाएंगे। इसकी वजह क्या है? गांव में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और यहाँ कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं है। सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ रोज़गार के कारण ही होता है। जो यहाँ के जो मजदूर तबके के लोग हैं वो दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, बम्बई जाते हैं। तो अगर यहाँ रोज़गार की कोई व्यवस्था होती तो लोग यहाँ रुकते। अभी जो हमारे युवा वर्ग हैं, हमारे साथी हैं, बंधु हैं, वो कह रहे हैं कि मैं लॉकडाउन खुलते ही दिल्ली जाऊंगा या जहाँ काम करता था वहाँ जाऊंगा।
जबकि ये बीमारी अभी लंबी चलेगी, लोगों के जीने मरने की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी रोज़गार के लिए इन्हें जाना पड़ेगा। अगर ये कुछ कमाएंगे नहीं तो फिर इनका परिवार कैसे चलेगा। इसलिए अगर हमारे मिथिलांचल में रोज़गार का कोई साधन हो तो उससे क्या होगा, तो यहाँ का पलायन रुकेगा और यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अभी 2 महीने लगभग हुए हैं, लॉकडाउन के 1.5 महीने के आसपास हुए हैं, अभी 2-3 महीने और चलने वाले हैं। इसमें आर्थिक समस्या गांव में ऐसी हो गई है कि लोगों को दवा के लिए, लोगों को खाने के लिए तड़पना पड़ रहा है। राशन कार्ड के द्वारा जो उन्हें 5 किलो अनाज एक व्यक्ति पर मिल रहा है वो उस परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक परिवार में ये राशन कार्ड जो बनी थी 2014 में बनी थी और 14 से 19 तक उसका वैलिडिटी था, उसी पर अभी अनाज मिल रहा है। 14 में जिस परिवार की जनसंख्या 3 व्यक्ति की थी, आज उस परिवार की जनसंख्या 6 व्यक्ति की हो गई है, 5 की हो गई है। तो नए व्यक्ति जो उनमें हुए हैं उनका नाम नहीं जुड़ा है। और जो बड़े बुजुर्ग बूढ़े थे, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें 4-5 परिवार को मिला के एक ही राशन कार्ड है, उनमें 20-25 सदस्य हैं, उनमें भी राशन कार्ड को अलग अलग करने की आवश्यकता है, वो भी नहीं हो रही है। तो इस सब के कारण जो है सो भुखमरी की समस्या हुई है, दवा की समस्याएं हुई है, खाने पीने की समस्या हुई है। और ये जो सरकार के द्वारा कुछ लाभ मिल रहा है 1000 रुपये पर राशन कार्ड पर, या क्या धन जन योजना के तहत 500 रुपये, उससे परिवार के लिए वो पर्याप्त नहीं है। और यहाँ अब जो युवा लोग बाहर से गांव आ गए हैं वो सोच रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन है तब तक अगर हमें गांव में ही कुछ रोज़गार मिलता तो हम अपने परिवार का जीवन यापन रोजगार के लिए। अब हम हमारे साथ सुमन जी हैं और मिथिलांचल में लगभग 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, खास करके मछली उत्पादन को लेकर। सुमन जी, हम चाहेंगे कि आपके प्रोजेक्ट को देखते हुए हम इस पर बात करें। ये क्या वजह है कि ये मजदूर मतलब इस संकट में किस तरीके से 7-7, 8-8 हज़ार रुपया दे के ये आए हैं और अब फिर कह रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम वापस लौट जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देखिए संतोष जी, बहुत दुखद स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं और दुखद स्थिति इसलिए नहीं है कि ये कोरोना आया है, क्योंकि कोरोना जैसे बहुत सारे वायरस से हम लोग पिछले 100 सालों से लड़ते आ रहे हैं। हमारा मिजल्स, चेचक, कैंसर जैसा बीमारी जिसमें कि बिल्कुल पता होता है हम लोगों की हम नहीं बचेंगे, उससे भी हम लोग जूझते ही हैं और ज़िंदा रहते हैं। पर ये एक ऐसी बीमारी आई जो हमारे पूरे जीवन जीने का जो पूरा साइकिल था उसको ही बदल दिया है। ये जो लोग बोल रहे हैं, युवा जिनसे आप बात कर रहे हैं, इनको ये बिल्कुल अथाह सागर में अभी हैं, इनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में आगे और क्या होने वाला है। ये आ गए हैं, ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि मरेंगे भी तो अपने परिवार के सामने मरेंगे, और फिर मरने के लिए भी बाहर जाना चाह रहे हैं क्योंकि कितना दिन भूखे रह सकते हैं। बाकी चीज़ें आपने जाना, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है आज की तारीख में जब हम मिथिलांचल की बात करते हैं, आप ऐसे जगह खड़ा है जो हमारे यहाँ से 3 बार यहाँ के प्रदेश को नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री यहाँ से हुए हैं। और आज आपको बताने में कोई हिचक हम महसूस नहीं करेंगे, सारे चीनी मिल यहाँ चल रहे थे जो बंद हुए, आज तक नहीं खुले। मखाना सेंटर बनाया गया था, हमारे माननीय मंत्री जब हुए थे ग्रामीण विकास और गन्ना मंत्री हुए थे उस टाइम में भी उनके समय में ही मखाना सेंटर भी बना था, जिस दिन से बना है आज तक उसका ताला नहीं खुला है। हमारे यहाँ रांटी में 52 एकड़ में बहुत बड़ा मत्स्य पालन के लिए हैचरी बना था, वो बने हुआ 30-35 साल, आज तक खुला नहीं। अब आप बताइए, और ऐसे अनेकों चीज़ें हैं जो शुरू भी की गई लेकिन आज तक वो चला नहीं। आप बताइए हमारे मिथिलांचल से कितने लाख हैं ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, पर अगर एक पंचायत हम लेते हैं तो एक पंचायत का कम से कम 4000 युवा बाहर रह रहे हैं जो वापस आए हैं। अब उनका क्या है, वो क्या करने वाले हैं, ये तो तय बात है। ये लोग का एक होप है कि हमको शायद बुलाएगा और हम जाएंगे काम करने, परंतु हमें लगता है कि ये एक सरकार को अपॉर्चुनिटी में लेना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से उपयोग करते हुए जो यहाँ का मिथिलांचल का मेन कृषि आधारित, पानी आधारित जो यहाँ का रोज़गार है उसको बिल्कुल एस्टैब्लिश करना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा अगर पूरे बिहार में देखा जाए तो तालाबों की संख्या मधुबनी में है। आंकड़ों के हिसाब से ये सरकारी आंकड़ा ही है जो बताता है मधुबनी में सबसे ज़्यादा है। अगर हम उसको आज मनरेगा के अंतर्गत
विकसित कर लेते हैं और उसमें मछली पालन कराते हैं। उसी तरीक़ा से मनरेगा से अगर हम छोटे छोटे तालाब बनाते हैं और मखाना के तालाबों को की बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ हम यहाँ से दूसरे राज्यों को और दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये सारा चीज़ यहाँ से उठ के दिल्ली जाता है और दिल्ली से फिर पैकेजिंग होके बाहर जाता है। क्या हम अपने लोगों को यहाँ सस्टेन नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के माध्यम से? क्या हम चीनी मिल को नहीं खुलवा सकते हैं? क्या हम मखाना सेंटर को फिर से खुलवा नहीं सकते हैं? उसकी पैकेजिंग नहीं कर सकते हैं? साथ में हमारा जो सबसे बड़ा है कि हम एग्रीकल्चर मतलब कृषि कार्य को एक रोजगार के रूप में डेवलप करना, उसको सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं करें। आप उसको एक जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बार बार समेकित खेती, ये सिर्फ लैब में ही रह जाता है। ये समय आया है जब सरकार इसको ज़मीन पर उतार सकती है। और खेती के साथ साथ हम यही कहेंगे, चूँकि मैं इससे जुड़ी रही हूँ और तकरीबन 10,000 मछुआरों के साथ काम करती हूँ, तो हम तो यही कहेंगे सरकार को और बाकी जो हमारे युवा हैं उनको कि आप खेती के साथ मत्स्य पालन करिए और इस रोज़गार में पूरी तरह से जुट जाइए। सरकार भरपूर योगदान करे तो मुझे लगता है कि ये आंध्रा क्यों जाएगा, आंध्रा तो यही हो जाएगा, यहाँ रोज़गार मिलेगा। अच्छा, आप इस मछली पे पिछले कई 25-30 वर्षों से काम कर रही हैं जी। मिथिलांचल में मछली, पान और मखान, ये तीन मतलब कभी कहा जाता था ये यहाँ की पहचान थी, अब वो स्थिति नहीं है। जी जी। हाँ, तो अभी भी संभावनाएं बची हुई है कि इस मिथिलांचल के इस इलाके को अगर आंध्र प्रदेश के कावेरी वाले इलाके की तरह डेवलप किया जाए तो यहाँ पे लोग जो पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुक सकता है। देखिए कावेरी से भी बड़ा, कावेरी का जो क्षेत्रफल आप देखेंगे तो उसका क्षेत्रफल भी इतना नहीं है जितना हमारा सिर्फ और सिर्फ मधुबनी, हम पूरे मिथिलांचल की भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर पूरा मिथिलांचल ले लेंगे तो दरभंगा, मधुबनी, आपका पूरा सहरसा, कोसी, सुपौल सब ले लेंगे तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। संभावना 100% है कि हम यहाँ पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत काम कर सकते हैं, बड़ा बड़ा रोजगार तैयार कर सकते हैं। और आप देखिए कावेरी, गोदावरी और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, जहाँ पे मछली पालन होता है वहीं पे मछली के खाने का फैक्ट्री लगा हुआ है, वहीं पे ट्रक लगा होता है, वहीं पे उस दवा की पूरी फैक्ट्री लगी होती है। उनके बेटे ऑक्सफोर्ड में पढ़ के और मछली पालन का काम करते हैं और हमारे लोग पढ़ के हमारे यहाँ ही बेरोजगार घूमते रहते हैं। तो ये संभावना बहुत ज़्यादा है। हम फिर से मछली जिसको कहते हैं ना, माछ, मखान और पान, ये तीनों चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से एक अवसर के रूप में देखें और इसको विकसित करें। आप ये समझिए, अभी आप देखेंगे यहाँ से दूर में आप देखिए तो अभी भी गेहूं लगा हुआ है और गेहूं की थ्रेशनिंग अभी भी चल रही है। आप सोचिए हमारे यहाँ मजदूर की कमी थी इसलिए इतनी बारिश हुई और गेहूं नहीं कट सका। कितने हमारे पास ज़मीन है जो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, कल्टीवेट नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसको करने वाला कोई नहीं है। अगर हम इसके लिए एक योजना बनाएं कि जो मज़दूर है उसको पर डे हम इतना मजदूरी देंगे जो कि उसके जीवन भरण के लिए काफ़ी होगा, जिसके लिए वो भाग के जाता है, वहाँ जाता है तो कम से कम उसको पर डे 300 से 500 रुपया वो कमा लेता है। क्या हम बिहार में उसको 300-500 रुपया नहीं दे सकते हैं पर डे और काम नहीं करा सकते हैं? हज़ारों हज़ार एकड़ ज़मीन जो है ऐसे ही बिना कल्टीवेशन का पड़ा रह जाता है। तो हम उसको अगर विकसित करते हैं, अभी आप देखिए लॉकडाउन है, हमारे यहाँ इतना आम हुआ है, अब आम आप क्या करते हैं, पैकेजिंग करके प्रोसेसिंग करके भेज देते हैं। अभी तो आपका अवसर है, आप अपने सारे युवाओं को लगाइए उसमें, आम का पूरा बिक्री आप करवाइए, पैकेजिंग करवाइए। यहाँ पे अभी लीची का टाइम है, इतना लीची होने वाला है, आप क्या करेंगे? तो फिर वो एक अवसर है। तो हमारे पास देखिए कृषि आधारित इतनी सारी चीज़ें हैं करने को कि हम उसमें हर व्यक्ति को इंगेज कर सकते हैं। एक लड़का है यहाँ का, वो आया और वो बोला कि दीदी बिहार में जो चप्पल हम लोग स्लीपर पहनते हैं ना, उसका कोई फैक्ट्री नहीं है और सब सप्लाई बाहर से आता है। मैं उसका पढ़ाई किया हूँ, अगर आप हमको उसके लिए ऋण मुहैया करवा दीजिए तो मैं बिहार में उसका फैक्ट्री और यहीं पे लगाऊंगा। ये फुलपरास का बच्चा है वो, और मैं उसकी पूरी पढ़ाई किया हूँ और मैं चाहता हूँ, अभी हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और सरकार का एक प्रोग्राम है सिडबी के अंतर्गत मुद्रा लोन योजना, उसके अंतर्गत युवा उद्यमी को हम लोग एस्टैब्लिश करा रहे हैं। तो 100 लड़कों को हम लोग अभी सेलेक्ट कर रहे
रहे हैं, जिसमें कि उनको अपने पैर पे इस जिले में ही खड़ा कराने का काम हम लोग करेंगे। वो महिलाएं भी उसमें हैं, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो सरकार के पास योजना है, योजनाओं की कोई कमी नहीं है, पर उसको क्रियान्वयन कराने के लिए जो एक सही मुकम्मल सोच जो होता है ना, उस सोच के साथ अगर वो आए, और ये एक बहुत अच्छा अवसर है जिसमें कि सारे लोग भी आए हुए हैं, करने वाले बहुत सारे ट्रेंड युवा हमारे पास हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के लोग और यहाँ का आबो हवा, इससे बेहतर और कहाँ मिलेगा? हमको तो नहीं लगता है कि नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा। तो हमको लगता लेकिन है। आज एक चीज ये बताइए कि सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, आप लगभग 30-40 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रही हैं। समस्या कहाँ है ये? क्योंकि देखिए इस जैसे मिथिलांचल के इस एरिया में जिन चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं, हम अब आप ही के पेड़ में देखिए कितने के आम फले हैं, लेकिन इस आम को हम उस तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाते। हाँ, बस आम लोकल मार्केट में जो हुआ उसको बेच दे ना, इसका वही यही चीज़ बाहर जाएगा तो फिर फ्रूट्स में फ्रूटी बन के आएगा। लीची के कमोबेश यही स्थिति रहता है। इसको लेकर सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा? मामूली सा देखिए, आम लीची तो जो जाता है सो जाता ही है। हमारा गेहूं होता है, और आशीर्वाद आटा कहाँ से बन के आता है और हम लोग कैसे खरीदते हैं उसको? ग्रीन हार्वेस्ट आजकल बिग बाजार में बिकता है, वो गेहूं तो मेरा ही होता है, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। किसान हम अभी पिछले 1 महीने से यहाँ देख रहे हैं 1350 और 1400 रुपया में गेहूं बेच दे रहा है। पैक्स में कुछ झंझट है, पैक्स उनका गेहूं ले नहीं रहा है, तो वो बेचारे, उनके पास रखने का कोई व्यवस्था नहीं है। हमने अपने मतलब मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है ये कहते हुए कि इस सरकार में भी हमने मोदी जी से सुना था, जब इलेक्शन का टाइम था उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि हम हर पंचायत में स्टोरेज की सुविधा करेंगे। ये दूसरा टर्म उनका चल रहा है और अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है। हर पंचायत में कहाँ वो स्टोरेज है? हर किसान जिसके पास वो पूरा साल रख सकता था, वो भी बेचने पर मजबूर है, क्योंकि उसके पास तो रहने को घर नहीं है, तो वो बेचारा स्टोरेज कहाँ से करेगा? ये मास्क बनाने का भी काम आप महिलाओं से कर रही हैं? मैं तो पिछले कुछ 1 महीने से लगातार महिलाएं यहाँ पे मास्क बना रही हैं, और हम लोग जो भी नीडी लोग हैं उनको हम लोग बांट रहे हैं, यहाँ से लेके पूरे ज़िला तक में। जो खासकर किसान हैं जो खेत में निकल रहे हैं काम करने के लिए, उनको हम लोगों ने टारगेट करके दिया है। जो बच्चे हैं, जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उनको टारगेट किया है, उनको दिया है, और जो थोड़ा ओल्ड एज के हैं उनको भी हम लोग दे रहे हैं। तो लगातार लगभग 8-10 महिलाएं और पुरुष हैं जो मास्क बना रही हैं, और हर दिन 200, 250, 300 हम लोग वितरण कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग 8-9 हज़ार मास्क हम लोग वितरण कर चुके हैं। अभी लगातार बन रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में भी एक रोजगार, हाँ, उनका रोजगार अवसर है। अभी इतने सारे अवसर हैं कि देखिए, हमने सोचा था कि चलो क्या करें, तो खेत में गेहूं कटना है, तो लोगों ने पहले क्या चलता था कि अगर आपका गेहूं कटता है तो वो 10 बोझा में 1 बोझा मजदूर रखेगा। तो हमने बोला नहीं, आप पैसा लो, आपको वो बोला दीदी पैसा मिलेगा। लो, जरूर मिलेगा पैसा, आप पैसा लो, कहीं से गेहूं ले लो, कहीं से पैसा ले लो, तो क्या होगा कि उनका दोनों काम होगा। किसी को मेडिकल दवा की ज़रूरत है तो उस समय तो पैसा चाहिए, गेहूं से वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, और सरकार इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकती है। उनके पास रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, पैसे हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे बिहार में एक भी रोजगार स्टैब्लिश क्यों नहीं हो पाता है, इतना रिसोर्सफुल होने के बावजूद। यही सोचनीय विषय है, और मुझे लगता है कि हमारे जितने थिंकर्स स्टेट में बैठे हैं उनको इस पर ग्रास रूट पे सोचना चाहिए आके, कि यहाँ जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उसको किस तरीके से हम आगे ले जाएं। और हमारा जो पलायन है, देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि जब से पिछले कुछ 10 सालों से ये कहा जा रहा है कि पलायन रुक गया, पलायन रुक गया, सभी लोग कह रहे थे। अभी तो सब पोल खुल गया ना कि पलायन रुका था कि और बढ़ गया था, क्योंकि रुकने के कुछ मीन्स होते हैं, वो मीन्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा था, तो फिर रुका कैसे? सिर्फ कागजों पे हमने रोका था, जो कागज के जरिए वापस आ रहा है। कहने ये लगे थे कि पंजाब के मुख्यमंत्री फोन करते हैं कि आप मजदूर को आने दीजिए, मतलब ये इस तरह की चर्चा इस तरह की चर्चा चल रही थी, जबकि सत्यता क्या था वो हम लोग यहाँ से देख रहे थे, यहाँ से बैठे बैठे देख रहे थे कि अगर एक जाल लगाना है तो आपको एक मजदूर नहीं मिलेगा। क्यों भाई? तो जो यहाँ उसको रोजगार रोज नहीं मिल रहा है, इसलिए तो भागेगा ही भागेगा।
वो चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीजनल मजदूर जा रहा है, रेगुलर मजदूर वहाँ पे रह रहा है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मुझे लगता है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो मैं तो इसको एक अवसर के रूप में देख रही हूँ कि ये शायद हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए एक अवसर है कि इंसान को इंसान की तरह देखे, समझे और उनको भी उतना हक दे जिसके वो हकदार हैं। तो चलिए, मुसाफिर हूँ यारो कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करते, लेकिन चीज़ों को समझिए। हम इस विपदा या आपदा को भी एक मौके के रूप, अपॉर्चुनिटी के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाकई में ये जो कहा जा रहा था कि पलायन रुका है, या जिस पलायन को लेकर एक स्टैटिक्स बनाया जाता था कि देखिए बिहार में ऐसे अवसर आए हैं जो अब लोग, बिहार के लोग मजदूर बाहर कमाने जाते ही नहीं हैं। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री कहते हैं कि क्या हो गया जो बिहार के लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस कोरोना ने उन तमाम चीज़ों को भी पोल खोल कर रख दी है कि जो डाटा हम दिखा रहे थे, जो डाटा हम दुनिया के सामने रख रहे थे, वो डाटा वाकई में, उस डाटा का खेल क्या है, ये चीज़ें एक्सपोज हो गई इस दौरान भी, कि हर पंचायत में 4000 5000 युवा बाहर है। ये अब दिख रहा है। 28 लाख को लाने की बात हो रही है। कितने लोग आ चुके हैं और कितने लोग तो अब बाहर जाके बस भी चुके हैं। तो ये समझिए। और ऐसे मौके पर देखिए, दोनों ये एक ही तरफ से नुकसान नहीं हो रहा है इस स्टेट को। एक तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से यहाँ के मजदूर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। यहाँ लोगों को काम कराने के लिए मजदूर नहीं मिलते, खेती प्रभावित हो गई इस वजह से। छोटे छोटे जो रोजगार के अवसर थे, जिससे रोजगार के सहारे कई परिवारों का भरण पोषण होता था, वो रोजगार भी अब बंद होने के कगार पे बंद हो चुका है। तो ये अब दोहरी मार झेल रहे हैं बिहार के लोग। बिहार की अर्थव्यवस्था दोहरी मार झेले। ठीक है, ये अलग बात है कि बाहर कमाने वाले लोग गांव पैसे भेजते हैं, उससे गांव का इकोनॉमिक जरूर चलता है, लेकिन जो उसके आधार स्वरूप जो चीज़ें बननी चाहिए थी वो अभी भी नहीं बनी है। और हमें लगता है कि वाकई में सुमन जी जो कह रहे थे कि इसे हम एक अवसर के रूप में देखें और उसी अवसर के सहारे हम एक नए बिहार की भी कल्पना कर सकते हैं। चलिए, इस मुसाफिर हूँ यारो कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ आप समूह से मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है।